नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी का स्वागत है परीक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और आज एक बार फिर से आपके सामने आए हैं क्लास लेकर, क्योंकि कई सारी आपकी छुट्टियां हो गई, पिछले कई दिनों से आपको क्लास नहीं मिल पाई, तो इसके लिए सॉरी। पर थोड़ी सी समस्या थी, आप सभी जानते हैं कि समस्या क्या है, वही लॉकडाउन, जिसकी वजह से हम आपको निरंतर क्लास नहीं दे पाए, क्योंकि हम भी अपनी एक सीमित टीम के साथ ये वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो चलिए, आज हमारी जो क्लास रहेगी, हम पढ़ रहे थे पीछे ब्लड यानी रक्त की बात कर रहे थे, जिसमें हम पहली क्लास पढ़ चुके थे। आज इसकी सेकंड क्लास रहने वाली है, तो आइए चलते हैं। यानी अपना टॉपिक था ब्लड, तो इसी में आज आगे पढ़ते हैं। देखिए, ब्लड यानी हम बात कर रहे थे रुधिर के बारे में, रक्त के बारे में। तो आज की इस क्लास में आगे बात करते हैं। अभी तक आपने ये पढ़ा था कि जो मानव रक्त है, मानव रक्त का अध्ययन करते हैं विज्ञान की शाखा हेमेटोलॉजी में। और मानव शरीर में जो रक्त है ये पाया जाता है 5 से 6 लीटर, जो लगभग कुल भार का होता है 7%। और मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इस सब के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं। देखिए, अब अगर हम मानव रक्त की बात करें, तो जो मानव रक्त है, अगर हम इसकी बात करें, तो अब बात कर लेते हैं मानव रक्त के संगठन के बारे में। यानी अब हम बात कर लेते हैं रक्त का संगठन, कि रक्त किन पदार्थों से मिलकर बनता है और इसका जो संगठन है ये कैसे हुआ है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम मानव रक्त की बात करें, मानव रक्त के संगठन की बात करें, ये जो क्लास है आज की आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आप ऐसा करिए, जल्दी से इस क्लास को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमसे जोड़ें ताकि वे इसका फ़ायदा ले सकें। तो एक बार आप सभी से शेयर कर दो, लाइक कर दो और देखो। तो प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं रुधिर के या रक्त के संगठन के बारे में। अगर हम रक्त के संगठन की बात करें, तो रक्त 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, या 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर निर्मित होता है, जिसमें पहले होते हैं ठोस पदार्थ। पहले जो पदार्थ हैं ये होते हैं ठोस, और दूसरे पदार्थ होते हैं इसमें तरल। तरल यानी रक्त ठोस एवं तरल पदार्थों से मिलकर, यानी 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर रक्त का संगठन हुआ है या रक्त का निर्माण हुआ है। अब ये 2 पदार्थ हैं कौन कौन से, इनकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम रक्त के संगठन की बात करें, तो रक्त का संगठन जो कि 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर हुआ है, जिसमें एक तरल पदार्थ है और दूसरे ठोस पदार्थ हैं। अगर हम रक्त के ठोस पदार्थों की बात करें, तो रक्त के जो ठोस पदार्थ हैं इन्हें कहा जाता है रक्त कणिकाएं। इन्हें क्या कहते हैं? रक्त कणिकाएं या ब्लड सेल, ये कहलाती हैं रक्त कणिकाएं, या फिर इन्हें कह सकते हैं रुधिराणु। क्या कह सकते हैं? रुधिराणु। रक्त कणिकाएं या रुधिराणु ये रक्त का ठोस भाग है। यानी रक्त 2 प्रकार के पदार्थों से, एक तरल पदार्थ और एक ठोस पदार्थ। अब रक्त में जो ठोस पदार्थ हैं उन्हें कहते हैं रुधिराणु, या फिर इन्हें कह देते हैं रक्त कणिकाएं या ब्लड सेल। और अब बचता है रक्त का तरल भाग। तो रक्त का जो तरल भाग है इसे कहा जाता है प्लाज्मा। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है प्लाज्मा। यानी रक्त का जो तरल भाग है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है प्लाज्मा। देखिए, अब रक्त का जो निर्माण है हम ये कह सकते हैं कि 2 प्रकार के पदार्थों से हुआ है। नंबर 1 प्लाज्मा और नंबर 2 रक्त कणिकाएं या रुधिराणु। अब इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। अगर हम सबसे पहले प्लाज्मा की बात करें, तो प्लाज्मा होता है रक्त का तरल भाग। रक्त का जो तरल भाग है इस तरल भाग को कहा जाता है प्लाज्मा। यानी जो बहता हुआ दिखाई देता है वो कहलाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का ये होता है लगभग 55% भाग। संपूर्ण रक्त का 55% जो भाग है ये क्या होता है? ये प्लाज्मा होता है। इसके बाद शेष बचता है 45%। तो रक्त का शेष 45% जो भाग है ये होते हैं रक्त कणिकाएं
या फिर ये होते हैं रुधिराणु। अब इसके बाद अगर आगे बात की जाए तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अगर हम संगठन की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर 90%, प्लाज्मा के अंदर 90% होता है जल, वाटर यानी पानी। प्लाज्मा में कितने परसेंट जल होता है? 90%। बाकी शेष प्लाज्मा की अगर बात करें तो इसमें 7% होते हैं प्रोटीन। प्लाज्मा में 90% जल और 7% होते हैं इसमें प्रोटीन। अब अगर आगे बात करें तो प्लाज्मा में 0.9% ये होता है नमक, सॉल्ट, 0.9%। इसके बाद अगर आगे बात करें तो प्लाज्मा में 0.1% ये होता है ग्लूकोज, 0.1% ये क्या होता है प्लाज्मा में? ग्लूकोज। बाकी अगर आगे प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर बाकी जो शेष रह गया यानी 2%, तो ये 2% होते हैं प्लाज्मा में अदर, यानी जो अन्य पदार्थ शेष रह गए प्लाज्मा में, अन्य तत्व। तो ये 2% प्लाज्मा में बाकी होते हैं अन्य तत्व। यानी रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में 90% जल होता है। प्लाज्मा में 7% प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा में 0.9% नमक होता है और प्लाज्मा में 0.1% ग्लूकोज होता है और 2% प्लाज्मा में अन्य तत्व होते हैं। इसके बाद अगर हम प्लाज्मा की आगे बात करें तो प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होता है जिस प्रोटीन को कहा जाता है फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन, प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन का नाम होता है फाइब्रोनोजिन। वैसे ये जो फाइब्रोनोजिन है ये शरीर में या रक्त में इसका मुख्य काम होता है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। सर ये क्या है? रक्त का थक्का बनने का मतलब या अर्थ ये होता है कि जब हमें चोट लगती है और चोट लगने के बाद जैसे ही हमारे शरीर से रक्त बहना प्रारंभ हो जाता है तो कुछ समय बाद आपने देखा होगा कि रक्त सोते ही बहना बंद हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है रक्त का थक्का बनने से, क्योंकि ब्लड में ये प्रोटीन होता है फाइब्रोनोजिन। जैसे ही हमें चोट लगी या शरीर पर घाव हुआ तो ये प्रोटीन हवा के संपर्क में आता है। जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा तो एक जाली सी नुमा एक संरचना बनाता है त्वचा के ऊपर। जैसे ये जाली नुमा संरचना बनाएगा उसमें रक्त के ये जो कण ये फंस जाएंगे और रक्त का बहना बंद हो जाएगा और इसे हम कहेंगे रक्त का थक्का बनना। और इसके लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रोनोजिन। और ये प्रोटीन किस में होता है? प्लाज्मा में। अब होता क्या है कि कई बार वो एक प्रश्न पूछ लेता है, यदि रक्त से फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो जो शेष भाग है ब्लड का, जो शेष रक्त है, इसे क्या कहेंगे? तो इस शेष भाग को कहा जाएगा सेरम। इस शेष भाग को क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा सेरम। यानी यदि रक्त से या प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन को अलग कर दिया जाए तो शेष भाग क्या कहलाता है? सर सेरम कहलाता है। अब इसके बाद अगर हम प्लाज्मा के विषय में कुछ और बात करें तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अगर हम कार्यों की बात करें, प्लाज्मा के अगर हम कार्यों की बात करें, वैसे प्लाज्मा का जो रंग है ये होता है हल्के पीले रंग का। प्लाज्मा कैसे रंग का होता है? तो ये होता है हल्के पीले रंग का। प्लाज्मा किस रंग का होता है? सर हल्के पीले रंग का। अब प्रश्न ये बनता है कि सर आपने ये बताया था कि रक्त में एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल रंग का होता है, लेकिन प्लाज्मा पीले रंग का क्यों होता है? इसका कारण क्या है? कौन सा पिगमेंट है जो उसे पीला रंग प्रदान करता है? तो अगर हम इसकी बात करें, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है क्योंकि प्लाज्मा के अंदर एक पिगमेंट है और उस पिगमेंट का नाम है बिलिरुबिन। वो पिगमेंट कौन सा है? ये पिगमेंट है बिलिरुबिन, और इस बिलिरुबिन पिगमेंट का निर्माण हुआ है लीवर से। सर किससे हुआ है? तो जवाब रहेगा लीवर से। लीवर यानी यकृत। यकृत करता क्या है कि शरीर में जब हमारे भोजन के पाचन के बाद जैसे ही पाचन क्रिया समाप्त होती है भोजन की, तो उसमें कुछ ऐसे अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिनका शरीर में कोई काम नहीं होता है। तो ये क्या करता है, हमारा लीवर उन पदार्थों को कुछ अवशिष्ट पदार्थों में तोड़ता है। तो
तो उन जो अवशिष्ट पदार्थों में लीवर उन्हें उन पदार्थों को तोड़ता है, तो उसी में दो तत्व बनते हैं। एक बनता है बिलिरुबिन और एक दूसरा तत्व बनता है जिसे कहा जाता है बिलीवर्डिन। क्या कहते हैं जिसे कहा जाता है बिलीवर्डिन। तो ये जो दो तत्व हैं बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, ये दो तत्व बनते हैं लीवर के द्वारा या यकृत के द्वारा। तो ये जो बिलिरुबिन नामक तत्व है, ये जैसे यकृत से ये बनेगा तो ये रक्त में आके मिलता है प्लाज्मा में, और प्लाज्मा को ये रंग प्रदान कर देता है, कैसा? हल्का पीला रंग। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्लाज्मा हल्के पीले रंग का क्यों है? क्योंकि इसमें पाया जाता है बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। ये जो दूसरा तत्व बनता है यकृत से बिलीवर्डिन, ये होता है हरे रंग का। ये कैसे रंग का होता है? हरे रंग का। ये हमारे मल वगैरह को एक रंग और गंध प्रदान करता है बिलीवर्डिन, और इसका निर्माण भी कहाँ से होता है? लीवर से। अब अगर हम बात कर लें प्लाज्मा के कार्यों की, तो प्लाज्मा के जो कार्य हैं अगर इनको देखा जाए तो प्लाज्मा का पहला जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है शरीर में पचे भोजन व हार्मोनों का संवहन करना। बॉडी में हार्मोन और जो पचा हुआ भोजन है इसे एक अंग से दूसरे अंग में या उचित स्थानों या अंगों तक पहुंचाना, इसका ट्रांसपोर्टेशन करना, परिवहन करना, ये काम किसका है? ये प्लाज्मा का कार्य है। इसके बाद प्लाज्मा का दूसरा कार्य क्या है? प्लाज्मा का दूसरा कार्य ये है कि प्लाज्मा घाव भरने में सहायक है। चोट लगने के बाद शरीर में घाव भरने में सहायता करता है रक्त का कौन सा भाग? सर, प्लाज्मा करता है। इसके बाद प्लाज्मा का तीसरा कार्य है कि शरीर के ताप को, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। यानी वैसे तो रक्त का काम है शरीर के ताप को नियंत्रित करना, लेकिन अगर वो ऐसे पूछ ले रक्त के किस भाग का कार्य है शरीर के ताप को नियंत्रित करना, तो हमारा जवाब क्या रहेगा? ये प्लाज्मा का कार्य है। अब इसके बाद अगर हम आगे बात कर लें तो अब रक्त के विषय में हमें बात करनी होगी किसके बारे में? तो हमें बात करनी होगी रक्त कणिकाएं या रुद्राणु के बारे में। इन सब के बारे में हमने ये पढ़ लिया। तो आइए अब देखते हैं हम रुद्राणु या रक्त कणिकाओं के विषय में, जो रक्त का 45% भाग हैं। अगर हम रुद्राणुओं की बात करते हैं तो रक्त के रुद्राणु हैं ये होते हैं 3 प्रकार के। यानी रक्त कणिकाएं या रुद्राणु कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, 3 टाइप के। सर कौन कौन से? नंबर 1 RBC, नंबर 2 WBC, नंबर 3 PL प्लेटलेट्स। PL मतलब होगा प्लेटलेट्स। यानी जो रुद्राणु होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब इनके बारे में जानते हैं, ये हम शॉर्ट में इनको कहते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अगर हम सबसे पहले RBC की बात करें, RBC, अगर हम सबसे पहले RBC के बारे में जानें, RBC के बारे में पढ़ें, तो जो RBC होती है, RBC का जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म, ये होती है रेड ब्लड कॉपर सेल। रेड ब्लड कॉपर सेल या रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड कॉपर सेल ये पूरा नाम है किसका? RBC का। हिंदी में हम कह सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं ये पूरा नाम है किसका? RBC का। RBC मतलब रेड ब्लड कॉपर सेल, या फिर हिंदी में कहेंगे लाल रक्त कणिकाएं। वैसे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि विज्ञान की भाषा में RBC को क्या कहते हैं, या जो डॉक्टरी भाषा है उसमें RBC को क्या कहते हैं। तब इस भाषा में RBC को कहा जाता है इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट इस भाषा में कहा जाता है RBC को इरेथ्रोसाइट। तो RBC का एक अन्य नाम कह सकते हैं, क्या है? इरेथ्रोसाइट। वैसे अगर हम RBC के बारे में बात करें तो जो RBC होते हैं ये रक्त के ऐसे रुद्राणु होते हैं या ऐसी रक्त कणिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इनमें किसका अभाव होता है? ऐसी शरीर की कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं होता है, और इनकी आकृति होती है उभयतल। इनकी आकृति कैसी होती है? उभयतल होती है, यानी बीच में पतली होती हैं। इनकी जो आकृति है ये कैसी होती है? तो ये होती है
उभयतल। कुछ इस प्रकार की, और इनमें केंद्रक का होता है अभाव। यानी जो आरबीसी है, आरबीसी की जो आकृति है ये कैसी होती है, उभयतल, यानी लंबी होती है और बीच में चपटी हुई होती है, और इनमें केंद्रक का अभाव होता है। लेकिन ध्यान में रही, इसमें एक अपवाद है, और वो अपवाद क्या है, वो अपवाद ये है कि ऊंट एवं लामा, ये दो ऐसे जीव हैं, ऊंट और लामा, जिनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। इनकी आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है। यानी सामान्यतः मनुष्य और स्तनधारियों के रक्त में जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन ऊंट और लामा दो ऐसे विशिष्ट जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। वैसे अगर हम आरबीसी की बात करें तो अगला वो प्रश्न पूछ लेता है आरबीसी की संख्या से। अगर हम आरबीसी की संख्या की बात करें तो एक सामान्य वयस्क मनुष्य में, एक सामान्य वयस्क मनुष्य में जो आरबीसी की संख्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ये होती है 45 लाख से 55 लाख के बीच में। एक सामान्य मनुष्य में कितनी आरबीसी पाई जाती है रक्त में, तो ये पाई जाती है 45 लाख से 55 लाख के बीच में। हालांकि महिलाओं में कम होती हैं, महिलाओं में होती हैं 4 से 5 लाख के बीच में, लेकिन पुरुषों में होती हैं 45 लाख से 55 लाख के बीच में। वो कई बार मिलियन में भी ऑप्शन दे सकता है, तो 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन के बीच में होती हैं एक सामान्य मनुष्य में आरबीसी। वैसे ये जो तीनों प्रकार की कोशिकाएं हैं, अगर हम इनकी बात करें तो कई बार इनका क्रम भी पूछ लेता है कि रक्त के जो रुधिराणु हैं इनका आरोही अवरोही क्रम बताइए। तब अगर हम इनकी बात करें तो रक्त में सबसे अधिक जो कणिकाएं, जो कोशिकाएं होती हैं, ये होती हैं आरबीसी। सबसे अधिक कौन सी है, आरबीसी। आरबीसी के बाद दूसरी कौन सी है सबसे अधिक, तो तब दूसरी है प्लेटलेट्स। दूसरी कौन सी है, तो ये प्लेटलेट्स हैं। इसके बाद सबसे कम कौन सी, सबसे कम होती है इसमें डब्ल्यूबीसी। रक्त में कौन सी कोशिकाएं या कौन से रुधिराणु सबसे कम होते हैं, सबसे कम होते हैं डब्ल्यूबीसी। सबसे अधिक कौन सी होती हैं, ये होती हैं आरबीसी। अब आरबीसी के विषय में अगर हम आगे बात करें, अब बात आती है आरबीसी के कार्य की। आरबीसी का कार्य क्या है, कार्य से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं आरबीसी के जीवन काल के विषय में। आरबीसी का जो जीवन काल है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आरबीसी का जन्म। अगर हम जन्म की बात करें तो आरबीसी का जन्म होता है अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में, अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी का होता है जन्म। आरबीसी की मृत्यु होती है इसकी प्लीहा में और यकृत में। इसकी मृत्यु कहाँ होती है आरबीसी की, तो मुख्य रूप से होती है प्लीहा के अंदर या तिल्ली के अंदर। इसी वजह से प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का शमशान घाट या कब्रिस्तान। आरबीसी का शमशान घाट किसे कहते हैं, प्लीहा को। प्लीहा का एक अन्य नाम है तिल्ली या स्पिनी, ये इसे कहा जाता है। तो आरबीसी का जो जन्म है ये कहाँ पे हुआ, अस्थि मज्जा में। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा व यकृत के अंदर। आरबीसी का हम जीवन काल की आगे बात करें तो आरबीसी का जो जीवन काल है ये सामान्यतः होता है 20 दिन से लेकर 120 दिनों के बीच में। सामान्य रूप से आरबीसी 120 से 120 दिनों तक जीवित रहती हैं। इसके बाद नई आरबीसी का जन्म हो जाता है। और जो पुरानी आरबीसी शरीर में मृत हो जाती है, जिनका वो कोई काम नहीं होता, तो उस मृत आरबीसी को नष्ट करने का जो काम है ये काम करता है लीवर, यकृत। यानी अगर प्रश्न पूछ लें कि शरीर की जो मृत आरबीसी है, मृत आरबीसी को कौन नष्ट करता है, तो मृत आरबीसी को नष्ट करता है लीवर, यानी यकृत करता है। अब इसके बाद हमें बात करनी है आरबीसी के कार्य के बारे में, आरबीसी के वर्क के बारे में। तो अब एक बार ऐसा करिए, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं हटाने के बाद आगे बात करता हूँ आरबीसी के कार्यों के बारे में।
तो एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और क्लास को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बात करते हैं WBC के बारे में। चलिए जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब इसे हटाता हूं मैं। तो यहाँ तक हम बात कर रहे थे RBC के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो रक्त है, रक्त दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है, जिसमें एक भाग रक्त का ठोस होता है और एक भाग इसका तरल होता है। तरल में हमने बात की कि रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है, जो रक्त का तरल भाग है, और प्लाज्मा में होता है 90% जल, 7% प्रोटीन और बाकी अन्य पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है फाइब्रोनोजन, जिसको अगर रक्त से निकाल दें तो शेष भाग कहलाता है सीरम। और फाइब्रोनोजन रक्त का थक्का बनाने के लिए एक अनिवार्य प्रोटीन होता है। इसके बाद हमने बात की रुद्राणुओं के बारे में। रुद्राणु 3 प्रकार के, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC की हम बात कर रहे थे, यानी रेड ब्लड कॉपर सेल, यानी लाल रक्त कणिकाएं। यानी हम पढ़ रहे थे कि जो रुद्राणु हैं रक्त के, रक्त रुद्राणु, ये होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 हम पढ़ रहे थे RBC। नंबर 2 हमें पढ़ना है WBC और नंबर 3 हमें पढ़ना है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स देखिए, तो इनके बारे में जानते हैं। हमें पढ़ना था RBC में RBC के कार्य, बाकी सब हम पढ़ चुके हैं, तो इसके कार्यों की बात कर लेते हैं। अगर हम RBC के मुख्य कार्य की बात करें, RBC का मुख्य कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। शरीर में ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन करना, ये इसका मुख्य काम है। किसका? RBC का। कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना फेफड़ों से प्राप्त करके, और जो अनावश्यक CO2 है अंगों में, उसे वापस लेकर आना और फेफड़ों के माध्यम से बाहर कर देना। ये मुख्य काम किसका है? RBC का। और RBC इस कार्य को, CO2 और ऑक्सीजन के परिवहन को कर पाता है एक प्रोटीन की सहायता से, और उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। उस प्रोटीन का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर हिमेटिन नामक होता है लोहा या आयरन। यानी RBC के अंदर एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर एक लोह तत्व है जिसका नाम है हिमेटिन। तो इसकी सहायता से, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की सहायता से RBC कर पाता है ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये जो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन है जो कि RBC में पाया जाता है, इस हीमोग्लोबिन के कारण मानव शरीर का जो रक्त है, इस रक्त का रंग होता है लाल। यानी रक्त या ब्लड लाल रंग का होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। इसी के कारण होता है रक्त लाल रंग का। अब इसके बारे में अगर हम आगे बात करें, वैसे सामान्यतः एक सामान्य पुरुष के अंदर 100 मिलीलीटर रक्त में जो हीमोग्लोबिन है, ये होती है 15 ग्राम या 15%। 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन कितना है? तो 15 ग्राम या 15% होता है औसतन। हालांकि महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है। वैसे पुरुषों में माना जाता है 14 से 16% और महिलाओं में माना जाता है 12 से 14%। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में थोड़ा सा ये कम होता है। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जो RBC है, कई बार वो प्रश्न पूछ लेता है कि शरीर में RBC की कमी से कौन सा रोग होता है। तो RBC की कमी से होने वाले जो रोग हैं, ये मुख्य रूप से 2 रोग हैं, जिनमें एक है एनीमिया और एक दूसरा रोग है पीलिया, जिसमें रक्त का pH मान घटने से रक्त पानी में बदलना प्रारंभ होता है और रक्त की कमी से शरीर पीला पड़ जाता है।
तो एनीमिया और पीलिया नामक रोग हैं, ये किसकी कमी से होते हैं सर? आरबीसी की कमी से होते हैं। अब वो कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लेता है कि एनीमिया रोग का कारण क्या है, और वो होता क्या है कि ऑप्शन में ना तो वो आरबीसी डालता ना हीमोग्लोबिन डालता, वो डाल देता है खनिज तत्वों के नाम, और उसमें होता है आयरन। तो आयरन किसके अंदर है? हीमोग्लोबिन के अंदर। हीमोग्लोबिन किसके अंदर है? आरबीसी के अंदर। तो यहाँ पे डिपेंड करता है ऑप्शन पर, यानी अगर उसने आयरन डाला है तब हमारा जवाब रहेगा आयरन की कमी से। आयरन ऑप्शन में नहीं है, उसने प्रोटीन डाल दिए, तब हमारा जवाब क्या रहेगा? हीमोग्लोबिन। उसने प्रोटीन नहीं डाली, उसने इन रुधिराणुओं के नाम डाल दिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं, तब किसकी कमी से होगा एनीमिया? तो आरबीसी की कमी से। यानी डिपेंड करता है किस पर? ऑप्शंस पर। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ तक आरबीसी के बारे में हमने पूरी जानकारी ली, संपूर्ण बात की। एक दो पॉइंट और हैं, वो और बताता हूँ। अगर हम आरबीसी की बात करें तो होता क्या है कि शरीर में या ब्लड में आरबीसी की जो संख्या है इसका पता ये लगाया जाता है हीमोसाइटोमीटर से। हीमोसाइटोमीटर, इससे पता लगाते हैं आरबीसी की संख्या, यानी ब्लड में कितनी आरबीसी है, तो इसका पता किससे लगाते हैं? हीमोसाइटोमीटर से। कुछ स्थितियां हैं, जैसे सोते समय, जैसे अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो सोते समय क्या होता है कि उसके रक्त में 5% जो आरबीसी हैं इनकी संख्या में आ जाती है कमी। एक सोते हुए मनुष्य के ब्लड में कितने परसेंट आरबीसी की संख्या में कमी आती है सर? 5%। इसके बाद कई बार वो ये पूछ लेता है कि ऊंचाई पर जाने पर, या जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई से ऊपर चले जाते हैं, तो ऊंचाई पर जाने पर और 4200 मीटर की ऊंचाई से ऊपर जाने पर रक्त में आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तब हमारा जवाब रहेगा इनकी संख्या में हो जाती है वृद्धि। कितनी? 30% की। तब आरबीसी संख्या में वृद्धि होगी, और वो वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी? वो होगी 30% की। यानी सोते समय 5% की कमी और 4200 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर आरबीसी की संख्या में 30% की हो जाती है वृद्धि। तो यहाँ तक हमने पढ़ा आरबीसी के विषय में। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं किसके बारे में? डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो पहले मुझे यहाँ तक ये बताओ, यहाँ तक आपके समझ में कैसा आया? किस तरीके से आपने इसे समझा? समझ में आया या नहीं आया? तो मुझे अपनी प्रतिक्रिया दो, जल्दी से कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो अब हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में? डब्ल्यूबीसी के बारे में। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जो पूरा नाम है ये होगा वाइट ब्लड कॉपर सेल, यानी हिंदी में हम कह सकते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या कहेंगे इन्हें? श्वेत रक्त कणिकाएं, ये कह सकते हैं हम हिंदी में। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, जो वाइट ब्लड कॉपर सेल्स होती हैं, अगर हम इनकी बात करें डॉक्टरी भाषा में इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है ल्यूकोसाइट। यानी आरबीसी को एरेथेरोसाइट और डब्ल्यूबीसी को क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक होता है, और जिनमें केंद्रक नहीं होता है वो कौन सी हैं? वो आरबीसी हैं। लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, और डब्ल्यूबीसी की जो आकृति है ये होती है अमीबा के समान, जो एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, इसी अमीबा जैसी आकृति की होती है हमारी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जो जन्म है शरीर में ये होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। और इनकी जो मृत्यु है, डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु है, अगर हम इसकी मृत्यु की बात करें, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि रक्त के कौन से रक्त कण हैं जिनकी मृत्यु प्लीहा में नहीं होती है, तो वो है डब्ल्यूबीसी, क्योंकि इनकी मृत्यु रक्त के किसी भी भाग में हो जाती है। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो रक्त में। क्यों होती है? क्योंकि डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य काम है, इनका जो मुख्य कार्य है, मुख्य वर्क है, ये होता है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। रोगों के संक्रमण से बचाना, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना,
ये काम किसका है? ये आरबीसी का काम है। ये रोगों से लड़ती हैं, हानिकारक शरीर में ऐसे जो अनावश्यक वायरस जीवाणु पहुंच जाते हैं, शरीर को रोग पैदा करते हैं, इनसे बचाती है, इनको मारती है, इनसे लड़ती है, इन्फेक्शन से बचाती है शरीर को WBC। इसी कारण से इसे कहा जाता है शरीर का पुलिसमैन। शरीर का पुलिसमैन कह सकते हैं, या फिर इसे बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं। शरीर का बॉडीगार्ड या पुलिसमैन किन रक्त कणों को कहते हैं? WBC को। तो यही कारण है कि WBC लड़ते हुए रक्त के किसी भी भाग में मृत हो जाती है या इसकी मृत्यु हो जाती है। जन्म इसका कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अब इसके बाद अगर हम WBC की बात करें तो WBC का जो जीवन काल है, अगर हम WBC के जीवन काल की बात करें तो WBC का जो जीवन काल है ये होता है 2 से 4 दिन का। 2 से 4 दिन ये जीवन काल है किसका? WBC का। RBC का होता है 20 से 120 दिन। इसके बाद अगर हम WBC के बारे में आगे बात करते हैं तो एक सामान्य वयस्क मनुष्य में उसके रक्त में WBC की जो संख्या होती है ये होती है 5000 से 9000 के बीच में। एक सामान्य मनुष्य के अंदर कितनी WBC होती है रक्त में? तो 5 से 9000 के बीच में होती हैं। इसके बाद अगर हम वैसे शरीर में इन दोनों का जो अनुपात है, शरीर में RBC अनुपात WBC इन दोनों का जो अनुपात है ये होता है 600:1। शरीर में RBC और WBC का अनुपात कितना है? तो ये कितना है? 600:1 होता है। इसके बाद अगर हम WBC के विषय में आगे बात करते हैं तो जो WBC है, WBC का जो निर्माण है ये भी 3 प्रकार की कोशिकाओं से होता है, 3 प्रकार के रक्त कणों से होता है। और ये 3 प्रकार के रक्त कण कौन कौन से हैं? अगर हम इनकी बात करें तो इसमें सबसे अधिक इनका जो निर्माण है WBC का ये होता है न्यूट्रोफिल्स कोशिकाओं से या न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं से। लगभग 60 से 70%, लगभग 60 से 70% इसका निर्माण होता है न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं से या कोशिकाओं से। नंबर 2 इसमें होते हैं लिम्फोसाइट कोशिकाएं, ये कह सकते हैं लगभग 20% के आसपास। इसके बाद इसमें होती है, जो शेष रह गया वो होती हैं मोनोसाइट कोशिकाएं। मोनोसाइट यानी मुख्य रूप से WBC का जो निर्माण है ये होता है 3 प्रकार की कोशिकाओं से। न्यूट्रोफिल्स अधिकतम 60 से 70% भाग, इसके बाद लिम्फोसाइट और इसके बाद मोनोसाइट। मोनोसाइट से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, मोनोसाइट रक्त का सबसे बड़ा रक्त कण है। अब ये प्रश्न इंपोर्टेंट है कि रक्त का सबसे बड़ा रक्त कण कौन सा होता है? तो ये होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट किसका भाग है? ये WBC का भाग है। अब होता क्या है कि WBC की अधिकता, WBC की इधर लिख देता हूँ, WBC की अधिकता और WBC की कमी शरीर के लिए ये दोनों ही हानिकारक है। यानी अगर WBC की संख्या में 5 से जो कि 9000 है, अगर इससे ऊपर यानी WBC शरीर में अधिकता होती है तब भी शरीर के लिए घातक है, और अगर WBC की संख्या में कमी आ जाती है तब भी ये शरीर के लिए हानिकारक है। कैसे? अगर WBC की संख्या में अधिकता आ जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो इससे जो रोग होता है मनुष्य को ये होता है ल्यूकेमिया। इस रोग को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है ल्यूकेमिया। और अगर WBC की संख्या में कमी आ जाए तब जो रोग होता है इसे कहते हैं ल्यूकेपीनिया। ल्यूकेपीनिया ये क्या है? ये दोनों ही एक प्रकार के हैं कैंसर। ये क्या है? ये दोनों एक प्रकार के कैंसर हैं। यानी WBC की अधिकता से जो कैंसर होता है वो क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया। और WBC की कमी से जो कैंसर होगा वो क्या कहलाएगा? ल्यूकेपीनिया। वैसे WBC की कमी से 2 रोग मुख्य रूप से होते हैं, एक कैंसर और एक होता है HIV एड्स, HIV। तो ये जो 2 रोग हैं कैंसर और HIV, ये दोनों मुख्यतः किसकी कमी से होते हैं? तो ये WBC की कमी से होते हैं। तो यहाँ तक हमने बात की RBC, इसके बाद हमने बात की WBC, और अब हमें बात करनी है किसके बारे में? तो प्लेट
प्लेटलेट्स के बारे में, या हिंदी में जिन्हें कहते हैं रक्त बिंबाणु, तो इनके बारे में बात करनी है। तो एक बार ऐसा करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के विषय में। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। तो चलिए जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम आगे प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। और मैं साइड से होता हूँ, तो एक बार जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और कैसा समझ में आ रहा है ये बताते चलिए, कमेंट करके बताओ मुझे, हो सके तो शेयर भी कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब मैं इसे हटाता हूँ और आगे बात करते हैं रक्त प्लेटलेट्स के बारे में, अर्थात रक्त बिंबाणु के बारे में। अब हमें पढ़ना है रक्त बिंबाणु, रक्त प्लेटलेट्स। इसे हटा देता हूं मैं। देखिए रक्त प्लेटलेट्स, अब अगर हम रक्त प्लेटलेट्स की बात करें तो रक्त प्लेटलेट्स का एक अन्य नाम है, या हिंदी में कह सकते हैं इनको रक्त बिंबाणु। हिंदी में क्या कहेंगे, रक्त बिंबाणु कहेंगे। अब जो रक्त प्लेटलेट्स हैं या जो रक्त बिंबाणु हैं, अगर मैं इनकी बात करें तो इनका जो डॉक्टरी भाषा में जो अन्य नाम है, इनका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। इनका अन्य नाम क्या होता है, ये होता है थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का एरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और रक्त प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। अब अगर हम इनके बारे में आगे बात करें तो जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स में भी पाया जाता है केंद्रक, यानी डब्ल्यूबीसी में भी केंद्रक होता है और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें, इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये मनुष्यों और केवल स्तनधारियों के रक्त में ही पाया जाता है। मनुष्यों और केवल स्तनधारियों के ब्लड में ही पाया जाता है प्लेटलेट्स, यानी बाकी जो अन्य जीव हैं इनके ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होते हैं या रक्त बिंबाणु नहीं होते हैं। ये केवल मनुष्यों और स्तनधारियों के ही रक्त में पाए जाते हैं। इनका जन्म, प्लेटलेट्स का जो जन्म है ये तो होता है अस्थि मज्जा में। इनका जन्म कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। और मृत्यु, प्लेटलेट्स की जो मृत्यु है ये कहाँ होती है, तो ये होती है इनकी प्लीहा में, प्लीहा या तिल्ली के अंदर होती है। इनका जो जीवन काल है, प्लेटलेट्स का जीवन काल ये होता है 3 से 5 दिनों का। आरबीसी का 20 से 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन और प्लेटलेट्स का 3 से 5 दिनों का। अब इसके बाद जो मुख्य बात है वो आती है कि इनका वर्क क्या है, इनका कार्य क्या है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर प्लेटलेट्स का। तो जो प्लेटलेट्स का जो मुख्य काम है, जो महत्वपूर्ण काम है इनका, वो ये होता है कि ये रक्त का बहना बंद करती हैं, अर्थात रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना, ये इम्पोर्टेंट काम है किसका, तो ये काम होता है रक्त बिंबाणुओं का या रुधिर प्लेटलेट्स का। रक्त का थक्का बनना यानी रक्त का बहना बंद कर देना, तो ये मुख्य काम है प्लेटलेट्स का। होता क्या है कि कई बार प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है, तो इसकी कमी आने से जो रोग होते हैं, ये रोग होते हैं डेंगू, और एक रोग होता है चिकनगुनिया। तो डेंगू और चिकनगुनिया जैसे जो रोग हैं ये इनमें किसकी कमी हो जाती है, तो इनमें जो कमी होती है ये होती है प्लेटलेट्स की संख्या में। आप कहोगे सर डेंगू मच्छर से, चिकनगुनिया ये भी मच्छर, हाँ आप सही हो, ये दोनों मच्छर के काटने से होते हैं। लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों में क्या होता है, तो रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है। और यही कारण है कि इन दोनों रोगों में डॉक्टर कभी इंजेक्शन नहीं लगाता है। इन रोगों में डॉक्टर कभी भी इंजेक्शन नहीं लगाता है, क्योंकि होगा डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया उसके साथ ब्लड आएगा। आपकी मृत्यु डेंगू या चिकनगुनिया से हो या नहीं हो, लेकिन रक्त के बहने से अवश्य हो जाएगी, क्योंकि रक्त का थक्का नहीं बनेगा, क्योंकि ये रोग है और इनमें किसकी कमी आ गई, प्लेटलेट्स की कमी आ गई।
तो इन रोगों में प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है तो और व्यक्ति को चोट लगती है तो रक्त का बहना बंद नहीं होता, खून बहना बंद नहीं होता शरीर से और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। वैसे ये जो डेंगू नामक जो रोग है ये होता है मादा इडिज एजिप्टाई, इडिज एजिप्टाई, इडिज एजिप्टाई नामक एक मच्छर है, मादा मच्छर है, इसके काटने से होता है डेंगू नामक रोग। और इसका जो वायरस है डेंगू का ये होता है अरबो वायरस। तो अरबो वायरस के कारण और एडिज एजिप्टाई के काटने से होता है डेंगू नामक रोग। वैसे इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं क्योंकि डेंगू में तेज बुखार आता है और डेंगू का अन्य नाम क्या है, हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू को ही क्या कहते हैं, तो इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की हमारी जो क्लास है ब्लड की ये यहीं तक रहने वाली है। इसके बाद अब आगे हमें बात करनी होगी रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में और रक्त के जो ब्लड ग्रुप्स हैं इन सभी के बारे में बात करनी होगी। तो आगे भी आपकी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो आगे की जो क्लास है वो आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही और यहाँ तक आप सभी को राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स।